हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से चित्रा मिश्रा आपके लिए दूसरा वीडियो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में दूसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसका टॉपिक होगा बौद्धकालीन मुख्य बौद्ध शिक्षा बौद्धकालीन मुख्य बौद्ध शिक्षा बौद्धकालीन मुख्य बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन कौन से हैं। सबसे पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला तक्षशिला विश्वविद्यालय ये वर्तमान में बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र है, जो मुख्य बौद्ध शिक्षा केंद्र बने। पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसके बारे में हम जानेंगे। ये वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र था। सभी जाति के बच्चों को प्रवेश का अधिकार था और प्रवेश की आयु 16 वर्ष थी। प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता था। शुल्क नहीं, जो भी छात्रों से शुल्क लिया जाता था, लेकिन जो छात्र शुल्क नहीं दे पाते थे वे सेवा कार्य करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। विश्वविद्यालय का प्रमुख भिक्षु कुलपति होता था। अपने विषय के विद्वान भिक्षु शिक्षण कार्य करते एवं सादा और संयमित जीवन व्यतीत करते थे। इसमें हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। छात्रों के आवास और भोजन की पूर्ण व्यवस्था थी। छात्रों को कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म दोनों शिक्षा की व्यवस्था थी। संस्कृत भाषा, पाली भाषा, साहित्य आदि की उत्तम व्यवस्था थी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चाणक्य इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे। छात्रों की शिक्षा एवं परीक्षाएं मौखिक होती थी, मैंने पहले भी आपको बताया है, और शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर सफल छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाता था। ये विश्वविद्यालय संसार का पहला विश्वविद्यालय था। यह 550 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व तक, अर्थात 1000 वर्ष लंबे काल में 100 वर्ष लंबे काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा। दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय अभी हमने आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया। अब हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताएंगे। वर्तमान में विश्वविद्यालय बिहार प्रांत के पटना नगर से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विश्वविद्यालय में अध्ययन का 300 अध्ययन कक्ष, 8 बड़े सभा भवन, 13 छात्रावास भवन, अनेक शिक्षक निवास स्थान और विश्वविद्यालय के मध्य में एक मंजिल पुस्तकालय भवन था, जिसमें हजारों पुस्तकें थीं। विश्वविद्यालय का प्रमुख कुलपति वहीं के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता था और विश्वविद्यालय को गांव दान में मिले थे। इनसे होने वाली आय से इस विश्वविद्यालय का खर्च चलता था। इसमें केवल 10 से 25% तक ही छात्र सफल होते थे। इसमें शिक्षक 150 शिक्षक होते थे। वेधशास्त्रों के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रतिदिन 100 भाषण होते थे। इस विश्वविद्यालय में देश विदेश के 10,000 छात्र थे। इसका विकास ईसा की 4वीं शताब्दी में हुआ था। 7वीं शताब्दी में ये अपनी उन्नति के उच्चतम शिखर पर था। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसे 1205 में नष्ट करा दिया था।
ये हमारा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसके बाद हम वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वल्लभी विश्वविद्यालय भारत के पश्चिम में वर्तमान गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिले के निकट स्थित था। विहारों का निर्माण हुआ था। 100 विहारों का निर्माण किया गया था। बहुत बड़ा पुस्तकालय था। जिसे शासन से अधिक अनुदान प्राप्त था। सभी जातियों का प्रवेश था, लेकिन उत्तीर्ण होना चाहिए था। 200 विद्वान शिक्षक थे। बालकों को उत्तीर्ण होना चाहिए था। 200 विद्वान शिक्षक थे। उसी के आधार पर खोला गया था। यहाँ 6000 छात्र अध्ययन करते थे। ये सादा जीवन उच्च विचार की अवधारणा थी इनकी। परीक्षाएं मौखिक होती थी, पर विधि वही होती थी। देश विदेश में से छात्र अध्ययन को आते थे। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक यही शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा। नेक्स्ट हम देखेंगे विक्रम विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय को पाल वंश के राजा धर्मपाल 770 से 810 में इनका शासनकाल था। इन्होंने 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्माण कराया था। इसमें एक विशाल पुस्तकालय भंडार था, जिसमें सैकड़ों लेखकों की हजारों पुस्तकें उपलब्ध थी। कुलपति ही विश्वविद्यालय का संचालक था और 108 शिक्षक थे और छात्रों की संख्या 3000 थी। 8वीं से 12वीं शताब्दी के अंत तक ये विश्वविद्यालय शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे भी नष्ट करा दिया था। 1205 में जो नालंदा विश्वविद्यालय था और 1203 में इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय को नष्ट करा दिया था। अब हम आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध युगीन शिक्षा की क्या देन है, आधुनिक भारतीय शिक्षा में बौद्ध युगीन शिक्षा का क्या योगदान है और तब के बौद्ध युगीन शिक्षा प्रणाली के क्या प्रोसेस आज की शिक्षा प्रणाली में क्या मैच कर रहे हैं, क्या उससे मिल रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है शिक्षा पर केंद्रीय प्रशासन को अधिकार प्राप्त है। दूसरा पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क, जबकि उच्च शिक्षा में शुल्क का प्रावधान था। थर्ड पॉइंट प्रत्येक को शिक्षा प्राप्त का अधिकार था। फोर्थ पॉइंट लोक भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। फिफ्थ पॉइंट गुरु एवं शिष्य अनुशासित जीवन का पालन होता था। सिक्स्थ पॉइंट मौखिक विधि एवं स्वाध्याय विधि का विकास होता था किया गया। 7वां पॉइंट पुरुष एवं स्त्रियों में समान शिक्षा। नेक्स्ट व्यावसायिक शिक्षा में कला कौशल के साथ साथ कुशलता प्राप्ति के अवसर थे। 9th पॉइंट उच्च स्तर पर सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक शिक्षा की व्यवस्था। 10th पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की समुचित व्यवस्था। एंड लास्ट पॉइंट विद्यार्थी जीवन को सुविधा युक्त बनाने का प्रयास। ये हमने गुणों के बारे में अध्ययन किया कि तब के परिवेश से लेकर अब के परिवेश में क्या मैच कर रहा है। तो शिक्षा पर केंद्रीय प्रशासन को अधिकार प्राप्त था, लेकिन अभी हमारे केंद्रीय और राज्य दोनों ही मिलकर शिक्षा को चला रहे हैं। लेकिन बस ये है कि 75 और 25% का उसमें है। केंद्र सरकार अगर 75% कर रही है तो 25% राज्य सरकार निर्वहन कर रही है। प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में शुल्क का प्रावधान था। आज भी प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में शुल्क का प्रावधान है, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं जो सरकार द्वारा संचालित हैं उसमें प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क शिक्षा रखी गई है। जूनियर
शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, ये सारी चीज़ें निःशुल्क रखी गई हैं, लेकिन उच्च शिक्षा में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी शुल्क लेने का प्रावधान है। प्रत्येक शिक्षा को प्राप्ति का अधिकार था, प्रत्येक को, वो आज भी है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है। और गुरु एवं शिष्य अनुशासित जीवन का पालन होता था, वो आज भी है। गुरु और शिष्य अनुशासित जीवन से ही आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे का आदर, सम्मान और प्यार बनाए रखने हेतु ही मौखिक विधि एवं स्वाध्याय विधि का विकास, मौखिक विधि के साथ साथ लिखित विधि भी है, व्याख्यान विधि भी है, स्वाध्याय विधि भी है, लेकिन ये इसमें जो मौखिक विधि थी उसके साथ साथ लिखित विधि भी, लिखित प्रणाली विधि भी है। पुरुष और स्त्रियों को समान शिक्षा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी है। कुशलता प्राप्ति के अवसर, व्यवसायिक शिक्षा, ये सब भी आज के परिप्रेक्ष्य में है। और उच्च स्तर पर सैद्धांतिक प्रयोगात्मक शिक्षा की व्यवस्था ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की समुचित व्यवस्था, विद्यार्थी जीवन को सुविधा युक्त बनाने का प्रयास। अब हमने इसके गुण जाने, आधुनिक युगीन शिक्षा को बौद्ध युगीन शिक्षा की देन। अब हम दोष के बारे में जानेंगे, दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है धार्मिक शिक्षा पर बौद्ध धर्म की शिक्षा का पूर्ण प्रभाव। धार्मिक शिक्षा पर बौद्ध धर्म की शिक्षा का पूर्ण प्रभाव, जो वहाँ की धार्मिक शिक्षा थी उस पर बौद्ध धर्म का ही पूर्ण प्रभाव था। स्वतंत्र कुछ भी नहीं था, जो भी बौद्ध शिक्षा प्रणाली बोलती थी वही होता था। दूसरा पॉइंट, आय के निश्चित अनिश्चित स्रोत। जो आय के स्रोत थे वो अनिश्चित थे, कोई भी पर्टिकुलर निश्चित नहीं था कि जिससे बौद्ध काल में आय की प्राप्ति होती थी। तीसरा है भिक्षा द्वारा भोजन की व्यवस्था। भिक्षा द्वारा भोजन की व्यवस्था थी और कोई भी ऐसा स्रोत नहीं था जिससे भोजन की व्यवस्था की जाए, जबकि वैदिक टाइम पीरियड में भोजन की व्यवस्था थी। इसमें भी है कि 200 गांव दिए गए थे, उसके आधार पर स्कूल संचालित थे, विश्वविद्यालय संचालित था, लेकिन जो भोजन की व्यवस्था थी वो भिक्षा पर ही आधारित थी। चौथा पॉइंट, मठों एवं व्यवहारों में बहुत कठोर नियम पर आधारित था। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई। हस्तकलाओं को महत्व नहीं दिया जाता था। जैसा कि हमने स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई, हमने आपको बताया था कि स्त्री शिक्षा में उच्च घराने की स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन निम्न घराने की स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। हस्तकलाओं को महत्व नहीं दिया जाता था। सैनिक शिक्षा की उपेक्षा की गई है, सांसारिक जीवन की उपेक्षा की गई है और सामाजिक जीवन का पूर्ण अभाव बताया गया है। जब सांसारिक जीवन की उपेक्षा होगी तो सामाजिक जीवन का पूर्ण अभाव ही होगा। ये हमारा बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली, जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली से भी काफ़ी कुछ मिल रही है, और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली का क्या महत्व रहा, कितना अपना योगदान दिया, वो हमने इसके बारे में जाना। और पूरे उसमें बौद्ध कालीन शिक्षा, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि कैसी थी, क्या अष्टांगिक मार्ग बताया गया निर्वाण प्राप्ति हेतु, और इस तरह से सारी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। बौद्ध कालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था, इन 2 लेक्चर वीडियो में हमने इन सब के बारे में जाना। तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या था, सबसे पुराना तक्षशिला विश्वविद्यालय, फिर नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन किया। और इसके बाद आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध युगीन शिक्षा की क्या देन रही उसके बारे में जाना। अब हम ये अपना लेक्चर वीडियो ये समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।